नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुख और सुख ये जीवन के दोनों अभिन्न अंग हैं। दुख भी आता है, सुख भी आता है। हर इंसान के जीवन में अच्छा बुरा समय आता है, लेकिन जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हों, दुख के दौर से गुजर रहे हों, उसके बाद आपको लग रहा हो कि बस ये खुशी का दौर आया, सुख का समय आया, बिल्कुल आ ही गया, दरवाजे पर खड़ा है। उसी समय आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। तब वो दुख और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कई गुना बड़ा हो जाता है। यही हो रहा है इस समय गांधी परिवार के साथ। दो मुद्दे बताऊंगा, दो उदाहरणों से इसको समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। पहला मुद्दा उठाता हूं राहुल गांधी का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, इससे पहले भी दायर हुई थी। इस तरह की याचिका जो है ये पहली नहीं है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक, वो भारतीय नागरिक नहीं है। मतलब अगर वो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं? किसी को भी नहीं मालूम। इसके बारे में दावे के साथ सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा और कोई नहीं कह सकता, न कह रहा है। लोग सवाल से पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। और एक कागज़ जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, उसकी सच्चाई कितनी है वो भी किसी को पता नहीं कि वो किसी ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर बने थे। और ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर आप तभी बन सकते हैं जब आप ब्रिटिश नागरिक हों, तो उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो जो रिटर्न फाइल किया, जो एनुअल रिटर्न जो कंपनियां फाइल करती हैं, उसमें राहुल गांधी का डायरेक्टर के रूप में नाम है। अब उस डॉक्यूमेंट की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि न तो राहुल गांधी की ओर से, न कांग्रेस पार्टी की ओर से और न भारत सरकार की ओर से इसके बारे में कुछ कहा गया है। ये मुद्दा पहले भी उठा था जब जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनको कांग्रेसी भाजपाई कहते हैं। उनकी अदालत में मुद्दा गया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी ऐसे कुछ भी कह देगा किसी के खिलाफ और उसके आधार पर जो है जांच होने लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस याचिका को उन्होंने रद्द कर दिया था। तब वो निष्पक्ष थे कांग्रेस की नज़र में। लेकिन जब उन्होंने राम मंदिर पर, अयोध्या पर फैसला दिया, 5 जजेस की संविधान पीठ ने फैसला दिया, सर्वसम्मति से फैसला दिया, तो वो भाजपाई हो गए। तो वो अलग प्रश्न है। इस तरह का जो है खेल कांग्रेस खेलती रहती है, वो अलग है। अभी बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर्नाटक के एक नागरिक ने याचिका दायर की है कि राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो ब्रिटिश नागरिकता है और उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव वही लड़ सकता है भारत में जो भारत का नागरिक है, और राहुल गांधी उस याचिका के मुताबिक नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले, जब जुलाई में शायद दायर हुई थी याचिका, तब उसको रद्द कर दिया था, ये कहते हुए वापस लेने का मौका दे दिया था कि आप जो इस बारे में सक्षम अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय में जो अधिकारी हैं, उनको अप्रोच कीजिए। अगर वहाँ से कोई जवाब न मिले, वहाँ से समाधान न हो, तब आ सकते हैं हमारे पास। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि वो 2 बार उन्होंने सक्षम अधिकारी को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया, उसका कोई जो है उत्तर नहीं आया, तो इसलिए फिर से आए। तो इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया कि इसके बारे में क्या वास्तविक स्थिति है, सरकार का क्या स्टैंड है वो बताए। तो अब सरकार मजबूर है अपना स्टैंड बताने के लिए, और 2 ही स्टैंड हो सकते हैं। या तो सरकार कहेगी कि जो याचिकाकर्ता दावा कर रहा है वो सही है, या सरासर गलत है। तो ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा अगर सरकार कहती है कि ये गलत है। और राहुल गांधी के बारे में एक बात और समझनी चाहिए कि जब उनका विदेश में एडमिशन हुआ था, पढ़ाई के लिए गए थे, तब उनका नाम जो है वो राहुल गांधी की बजाय राहुल विंशी कहते हैं, राहुल विंशी, RAUL, वो रखा गया था। उसका कारण भी उस समय की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने बताया था, सुरक्षा कारणों से उनका नाम बदला गया था। अब एक बात उसके साथ और कही जाती है कि उस समय उनको इटालियन नागरिक दिखाया गया था। अब इटली की नागरिकता के कानून के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप अगर इटली के नागरिक बन गए तो आजीवन रहते हैं, चाहे जितने देशों की नागरिकता ले लें, आपकी नागरिकता स्वतः नहीं जाती है।
जब तक कि आप उस नागरिकता को सरेंडर ना करें। अब गांधी परिवार के बारे में, खास तौर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बारे में ये सवाल उठता है कि क्या उन्होंने अपनी इटली की नागरिकता सरेंडर की है या नहीं। लेकिन आज का ये मुद्दा नहीं है कि ये नहीं की है, ये भारत सरकार का काम है पता लगाना, हमारा आपका काम नहीं है। हमारी आपकी एक जिज्ञासा है कि देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है, देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है और जिसका नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता है, उसकी नागरिकता को लेकर सवाल ही क्यों उठना चाहिए। मैं तो इस बारे में जा ही नहीं रहा हूँ इस मुद्दे पर कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि पता लगा सकूं कि ये जो मामला है या सोशल मीडिया पे जो डॉक्यूमेंट चल रहे हैं वो पूरी तरह से फेक हैं, सही है, या आधा फेक आधा सही, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मन में उसके कारण एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि ये क्यों चल रहा है, जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं, और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से या राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि मामला स्पष्ट हो जाएगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि आप इस मामले में स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि गृह मंत्रालय से ही नहीं पूछा कि आप बताइए कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता है कि नहीं या इटालियन नागरिकता है कि नहीं, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। हाई कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसमें सिर्फ इतना पूछा है कि ये जो याचिका करता है, इसने आपके पास 2 बार जो है पत्र भेजा, क्या आपको वो पत्र मिला है, अगर मिला है तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की। अभी तक मामला कानूनी रूप से यही है, इससे आगे हाई कोर्ट ने नहीं पूछा है। ये अगर इम्प्रेशन निकल रहा हो, जो खबरें छप रही हैं कि हाई कोर्ट ने पूछा है कि राहुल गांधी की नागरिकता बताए गृह मंत्रालय, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं कि जो ज्ञापन या जो पत्र जो है याचिकाकर्ता ने दिया है वो आपको मिला है या नहीं, और मिला है तो उस पर आपने आगे क्या कार्रवाई की है। अब ये गृह मंत्रालय का जवाब आएगा तो शायद 30 सितंबर की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है, तब पता चलेगा कि गृह मंत्रालय ने उस पर कोई कार्रवाई की या नहीं। कार्रवाई की तो उनको क्या पता चला, जाहिर है कि जानकारी लेने के बाद ही कार्रवाई की होगी। अगर कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये मानकर चलना चाहिए कि उनको कुछ ऐसी बात, आपत्तिजनक बात या जो दावा किया जा रहा है उस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली, जब तक कि इसके उलट जवाब नहीं आ जाता गृह मंत्रालय का। तो एक मामला तो ये है। तो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, और याचिकाकर्ता ने लोकसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है और अदालत से भी कहा है कि निर्देश दें कि जब तक ये मामला जो है सुलझता नहीं है तब तक राहुल गांधी को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोका जाए। अब देखिए, अदालत इस तरह का कोई आदेश लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दे सकती, तो इसलिए याचिकाकर्ता वो मांग भले करता रहे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ निर्भर करेगा कि गृह मंत्रालय की ओर से जवाब क्या आता है। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, मैंने जस्टिस रंजन गोगोई का जिक्र किया जब वो सीजीआई थे, तब उससे पहले भी शायद मामला है 2018 का। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी गृह मंत्रालय को, उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, उनको पत्र लिखा था, उसका भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। अब जो सुब्रमण्यम स्वामी जिन दस्तावेजों का दावा कर रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं है। केवल सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है, उसके खिलाफ न तो कांग्रेस की ओर से कुछ कहा गया है न तो सरकार की ओर से, और कांग्रेस का जवाब ये होता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया, इसलिए अब इस पर बोलने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक मामला है जो 30 तारीख को अगली सुनवाई होगी तो शायद थोड़ी स्थिति और स्पष्ट होगी। दूसरा मामला है सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ। वो मामला ये है कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी थी पहले, उसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूज़ियम कर दिया गया। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, रिसर्च के लिए बहुत लोग आते हैं, सारे रिसर्चर्स वहाँ जाते हैं। पुराने अभिलेख, पुराने अखबार, पुरानी किताबें, पुराने पत्र व्यवहार नेताओं के और दूसरे सरकारी दस्तावेज वहाँ पर हैं। वहाँ पर इंदिरा गांधी के समय 51 बॉक्सेस में, 51 बॉक्सेस में
नेहरू के पत्र व्यवहार जो हुए थे वो अलग अलग लोगों से, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, उसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित और चीन के उस समय के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, और उसके अलावा दुनिया के दूसरे विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, खास तौर से लोगों की रुचि ये जानने में है कि उस समय 1962 के युद्ध के समय अमेरिका और चीन से उनका क्या संवाद हो रहा था। उस समय वो मोबाइल फ़ोन और इस तरह की संचार की व्यवस्था तो थी नहीं, सबसे बड़ा माध्यम था पत्र। तो पत्र व्यवहार में क्या लिखा जा रहा था ये पता चले, जेपी ने उनको क्या पत्र लिखा, उसका क्या नेहरू ने जवाब दिया, जगजीवन राम के मामले को लेकर क्या पत्र व्यवहार हुआ। विजय लक्ष्मी पंडित अमेरिका की राजदूत और ब्रिटेन की हाई कमिश्नर रह चुकी थी, उसके अलावा यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव थी, पहली महिला रिप्रेजेंटेटिव। तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में हो रहा था उसके बारे में क्या कहा जा रहा था। एक चिट्ठी है जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वह है सरदार पटेल की, जो चीन के बारे में उन्होंने लिखा था नेहरू को कि चीन किस तरह से हमको जो है गुमराह कर रहा है, और उस गुमराह करने में हमारा चीन में जो राजदूत है वो भी शामिल है, चीन की तरफ से बोल रहा है। ये दुख की बात है कि उस पत्र के कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। तो सरदार पटेल की चिट्ठी एक चेतावनी के रूप में थी कि अगर हम संभले नहीं तो चीन धोखा देगा। चीन तिब्बत पर भी धोखा उसने दिया और हमको भी धोखा देगा। लेकिन नेहरू तो उस समय नारा लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई का, तो उस समय उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। और उनके निधन के बाद तो और एक तरह से निर्द्वंद हो गए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनको टोकने का साहस 2-3 लोगों में ही था। एक सरदार पटेल, दूसरा राजा जी सी राजगोपालाचारी, वो नेहरू के सामने बोल सकते थे कुछ, और उसके अलावा जेपी खरी खरी साफ साफ बोलने में विश्वास रखते थे। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। किन कारणों से लिया? जब लिया तो उन्होंने पत्र लिखा था नेहरू को, क्या पत्र था वो, और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में जनरल थिमैया के पत्र का जिक्र किया। उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, उसके साथ जो है एक डिटेल लेटर भी लिखा था, उसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन वो मुद्दा अलग है। ये 51 बॉक्सेस जो थे, जो इंदिरा गांधी के समय ज़्यादातर नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को दिए गए, आपने एक बार दान दे दिया ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, तो फिर वो आपकी संपत्ति नहीं रह जाती है, वो उस संस्थान की संपत्ति हो जाती है। 2008 में, यानी 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले, उस समय आपको याद होगा कि न्यूक्लियर डील पर जो है लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था, लेकिन सोनिया गांधी को पता था कि समाजवादी पार्टी कितने दिन साथ रहेगी नहीं रहेगी कुछ पता नहीं है। वो 99 का किस्सा उनको तो आज भी नहीं भूला होगा, जब समर्थन देकर मुलायम सिंह यादव ने वापस ले लिया था और वो प्रधानमंत्री बनने से रह गई थी, नहीं तो 99 में ही प्रधानमंत्री बन जाती। तो इन परिस्थितियों में सोनिया गांधी को क्यों लगा? एक ये कहा जाता है कि उनको आशंका थी कि 2009 का चुनाव पता नहीं जीते या न जीते, कोई दूसरी सरकार आ जाएगी। तो आखिर उन पत्रों में, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था? उसमें कहते हैं नेहरू एडविना के भी के पत्र थे, नेहरू माउंटबेटन के भी पत्र थे। आज़ादी जब देश का बंटवारा हो रहा था उस समय जो पत्र व्यवहार है नेहरू का, वो देश की आज़ादी की लड़ाई और देश की स्वतंत्रता के बारे में एक नया पेश कर सकता था, या अभी भी कह सकते हैं कि कर सकता है अगर वो पत्र हो। और ये ऐसे पत्र जो है, ऐसे जो दस्तावेज हैं, वो रिसर्चर्स के लिए होते हैं बेसिकली, कि वो रिसर्च करके कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उसमें किस तरह की बातचीत हो रही थी, जो फैसले लिए गए उस समय, आज अगर उनका आकलन करें तो वो देश के लिए ठीक साबित हुए, गलत साबित हुए, ये तमाम तरह के जो है विश्लेषण किए जाते हैं। सोनिया गांधी 2008 में ये 51 बॉक्सेस ले गई 10 जनपद जहाँ वो रहती है। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये उनको अधिकार नहीं है। तो पिछले साल दिसंबर, यानी 2023 दिसंबर में उनको पत्र भेजा गया प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम की ओर से कि आप ये दस्तावेज लौटा दीजिए। अगर आप ये दस्तावेज मूल रूप में न लौटाना चाहें तो इसकी स्कैन कॉपी जो है वो संस्थान को दे दीजिए। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया।
अब जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसके लिए 10 जनपद के खिलाफ सर्च का वारंट भी किया जा सकता है। मुझे लगता नहीं कि सरकार ये कदम उठाएगी, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है जिसको सार्वजनिक होने से सोनिया गांधी बचा रही हैं। अब उनको इसका कोई ना कोई जवाब तो देना पड़ेगा। या तो वो कहेंगी कि हाँ हम दे रहे हैं, या वो कहेंगी कि हम नहीं दे रहे हैं। अगर उनसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने की ही जिद होती तो शायद उनके पास एक तर्क होता। कहा यह जा रहा है प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम की ओर से कि आप ओरिजिनल नहीं देना चाहते, रखे रहिए, उनकी फ़ोटो कॉपी या स्कैन कॉपी दे दीजिए। उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं आया। तो वो डॉक्यूमेंट्स राष्ट्र की धरोहर हैं, वो किसी व्यक्ति या परिवार की धरोहर नहीं है। तो ये मुश्किल है, और ये मुश्किल आने वाले दिनों में सोनिया गांधी के लिए बढ़ने वाली है। एक तरफ राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल, तीसरा मुद्दा आ गया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 10 साल जो उसका शासन रहा उसमें दलालों और दामादों को छूट दी हरियाणा को लूटने की। उस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तो रिएक्शन नहीं आया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का रिएक्शन आया कि प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने मान लिया कि दामादों की जो बात हो रही है वो उनके बारे में ही हो रही है। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार एक संकट में धीरे धीरे घिरता जा रहा है। जैसे बाढ़ का पानी होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है, पैर तक आता है, फिर पैर के ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर। तो एक समय आता है कि जब वो आपके नाक के ऊपर, फिर सर के ऊपर हो जाता है। फिर क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पानी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कहाँ तक बढ़ेगा और उस पर जो है गांधी परिवार की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत 30 सितंबर को अगर कोई निर्देश आ जाता है हाई कोर्ट का और इस मामले में आगे, या उसके बाद सुनवाई के बाद कोई फैसला आ जाता है, अगर हाई कोर्ट ये निर्देश देता है होम मिनिस्ट्री को कि आप जांच करके बताइए कि इसमें सच्चाई क्या है, तो मुसीबत बढ़ने वाली है। और उसके अलावा ये जो 51 बॉक्सेस हैं डॉक्यूमेंट्स के, उनको लेकर सोनिया गांधी क्या जवाब देती हैं। उसके बाद सरकार की और उस संस्थान की यानी प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम की क्या प्रतिक्रिया होती है, आगे की उनकी कानूनी कार्रवाई क्या होती है। इन सब पर निर्भर करेगा कि आने वाला समय गांधी परिवार के लिए कैसा होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस के 99 सीट्स आईं तो कांग्रेस को लग रहा था कि हमारा राज बस आने वाला है, बस दस्तक दे ही रहा है, किसी भी समय आ सकता है। कांग्रेस के नेता यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कहने लगे कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, तीसरी पारी उनकी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी। इस तरह की तमाम बातें होने लगीं। तो कांग्रेस को एक उम्मीद बन गई कि अब हमारा राज लौटने वाला है। लेकिन मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस गति से काम कर रहे हैं, दुनिया भर में जिस तरह से उनका प्रभाव बढ़ रहा है और जिस तरह से देश के अंदर वो फैसले ले रहे हैं, उससे दूर दूर तक इस बात की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है कि ये सरकार ज़रा भी अस्थिर है। गिरने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले 2 कार्यकाल में जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बल्कि ज़्यादा और मजबूती के साथ काम करने वाले हैं। उनका बयान याद कर लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि तीसरे कार्यकाल में बड़े कदम उठाऊंगा, कठोर कदम उठाऊंगा। तो अब बड़े और कठोर कदम क्या होंगे इसकी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इतना तो है कि जो 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में किया, उससे बड़ा कदम वो उठाने वाले हैं। अब वो उनके कदमों से कौन मुसीबत में पड़ेगा, किसको आसानी होगी, ये तो जब वो कदम उठाए जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना तय है गांधी परिवार के लिए, जो लग रहा था 4 जून 2024 को कि अब उनके दुख भरे दिन बीत गए, सुख भरे दिन आने ही वाले हैं, वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि दुख भरे दिनों का सिलसिला अभी और लंबा चलने वाला है, और अब जो दुख भरे दिन दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा संकटपूर्ण होंगे, वो ज़्यादा कष्टदायी होंगे। तो पहले तो 30 सितंबर का इंतज़ार कीजिए,
होम मिनिस्ट्री का स्टैंड क्या होता है और जवाब क्या होता है उसका इंतज़ार कीजिए। उसके बाद अदालत का फैसला निर्देश क्या होता है उसका इंतज़ार कीजिए। प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूज़ियम जो है वो आगे क्या कार्रवाई करता है इसका इंतज़ार कीजिए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नतीजा तो आना ही है, किसी भी पक्ष में आए, किसी के खिलाफ आए, किसी के समर्थन में आए, इससे मतलब नहीं है। स्थिति स्पष्ट होगी, हमारी आपकी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा शांत होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।